हिंदी एक्सप्लेनर गुरु में मैं भालेराव आपका स्वागत करता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो कहानी की शुरुआत में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है, जिस दौरान हमारी पृथ्वी न्यूक्लियर वॉर की वजह से काफी हद तक तबाह हो चुकी थी, जिस पर इंसानों का रह पाना अब मुश्किल था। इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वो वहाँ पर इंसानों के लिए कॉलोनीज बना पाए, जिससे इंसान पृथ्वी को छोड़कर चांद पे जाकर रहने लगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ समय समय पर मीटियोर शोवर्स होते रहते थे। इसलिए वहाँ कॉलोनी बनाने का फैसला इन्हें बदलना पड़ता है, बल्कि इसके बदले इंसान चांद पर माइनिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ के सारे रिसोर्सेज निकाल सके। यही वजह थी कि यहाँ कई सारे लोगों को माइनिंग के काम पर रखा गया, जिन्हें माइनर्स बोला जाता है। और साथ ही ये नियम बनाया गया कि ये माइनर्स यहीं चांद पर अपने परिवार के साथ रहेंगे और अगले 20 सालों तक लगातार माइनिंग का काम करेंगे, जिसके बाद उन्हें ओमेगा नाम के एक दूसरे ग्रह पर भेज दिया जाएगा, जहां पृथ्वी को छोड़कर गए ज्यादातर इंसान आराम से रहते हैं। इसी के साथ हमें ये भी जानने को मिलता है कि चांद से ओमेगा तक का सफर करने में करीब 75 साल का समय लगता है, जिस दौरान सफर करने वाला क्रायोस्लीप में रहता है ताकि उसकी उम्र न बढ़े। अब इस नियम के मुताबिक कोई भी शख्स किसी वजह के कारण ये काम पूरे 20 साल नहीं कर पाता था, तो उसकी जगह उसके परिवार के किसी आदमी को उसके काम के बचे हुए समय के साथ अपने काम के समय के खत्म होने तक काम करना पड़ता था। मानो जैसे कि एक इंसान 15 सालों तक काम करते हुए मर गया, तो उसकी जगह अब उसके बेटे को अपने पिता के बचे हुए 5 और अपने 20 साल काम करते हुए पूरे करने होंगे। मतलब उसे कुल 25 सालों तक काम करना होगा, उसके बाद ही वो ओमेगा जा पाएगा। बस शर्त इतनी थी कि उस बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इससे कम होता है तो उसे ऐसे ही ओमेगा भेज दिया जाता है, जहां उसे एक दूसरे परिवार को गोद दे दिया जाएगा। अब चांद पर जाने के 150 साल बाद हम वहां पर माइनर्स के बच्चों को देखते हैं, जो कि इस जगह पर ही पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर एक स्पेस रोवर चुराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां पर एक आदमी के आ जाने के कारण वो लोग वहीं छिप जाते हैं। इन्हीं बच्चों में एक केलेब नाम का बच्चा अपने हाथ में एक कैप्सूल को देख रहा था। दरअसल केलेब के पिता माइकल की माइन में काम करने के दौरान जान चली गई थी, और क्योंकि केलेब अभी 18 साल का नहीं हुआ था, तो वो अपने पिता की जगह भी नहीं ले सकता था। इसीलिए उसे अगले 3 दिनों के बाद ओमेगा पर भेज दिया जाएगा, जहां उसे किसी और परिवार को गोद दे दिया जाएगा। अब क्योंकि केलेब जानता था कि वहां पहुंचने में उसको 75 साल का समय लगेगा, लेकिन क्रायोस्लीप में होने की वजह से उसकी उम्र तब भी इतनी ही रहेगी जितनी की अभी है। यही वजह थी कि केलेब यहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने यहाँ के दोस्तों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। इसीलिए उसकी ये विनती नहीं मानी जाती और केलेब को बताया जाता है कि अगले दिन मीटियोर शोवर होने वाले हैं, जिसके बाद उसे यहाँ से ओमेगा के लिए रवाना होना पड़ेगा। यहाँ केलेब को अपने पिता माइकल की याद आती है, जिनके साथ वो काफी लंबी सीढ़ी चढ़कर यहाँ के बेस में जाकर बैठता था। माइकल ने उस वक्त केलेब से बोला था कि एक बार चांद के दूर के हिस्से की तरफ कोई अनजान चीज आकर टकराई, जिससे वहाँ पर एक क्रेटर बन गया, जिसे तुम्हें एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। असल में क्रेटर चांद पर बने बड़े गड्ढों को कहा जाता है, मगर मुश्किल ये थी कि वहाँ पर किसी को भी जाना मना था। अब केलेब ये सभी चीजें वहीं बैठकर याद कर रहा होता है, जहाँ कभी वो अपने पिता के साथ आया करता था। और जिस कैप्सूल को हमने उसके हाथ में देखा था, वो असल में एक माइन गार्ड ने केलेब को दी थी, क्योंकि वो उसे माइकल के मरने के बाद उसकी राख में मिली थी। इसी बीच केलेब के पास उसके 3 दोस्त डिलन, मार्कस और बॉर्नी आते हैं। वो सभी इस बात से दुखी थे कि केलेब यहाँ से जाने वाला है, लेकिन डिलन को केलेब के पिता की आखिरी ख्वाहिश के बारे में पता था। इसलिए वो कहता है कि क्यों ना हम लोग आखिरी बार साथ में मिलकर उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करें। ये बात सुनते ही केलेब का चेहरा खिल उठता है और वो इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो उन्हें एक एक करके चुरा लेते हैं। इसी बीच डिलन केलेब से बताता है कि उन्हें बेस तक पहुंचने के लिए पास कोड की जरूरत पड़ेगी, और वो सिर्फ एडिसन नाम की एक लड़की को पता है। इसलिए केलेब इस बारे में एडिसन से खुद बात करने के लिए जाता है। दरअसल एडिसन हाल ही में पृथ्वी से यहाँ आई है, जिसका कोई दोस्त नहीं है और ना ही उससे कोई बात करता है। हालांकि उसके पिता एक साइंटिस्ट हैं, तो उसे कोड्स पता होंगे, लेकिन एडिसन केलेब की मदद करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख डिलन उसके पीछे जाता है और उससे बताता है कि भले ही सब तुमको अजीब समझते हैं, पर मैं हमेशा से तुमसे दोस्ती करना चाहता था। डिलन यहाँ एडिसन से ये भी बताता है कि वो लोग आखिर कहाँ और क्यों जा रहे हैं। अब डिलन की इन बातों को सुनकर एडिसन मान तो जाती है, मगर उसकी शर्त थी कि वो भी इनके साथ जाएगी, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। और इसी के साथ कहानी शुरुआत वाले सीन पर आती है, जहाँ हमने केलेब और उसके दोस्तों को रोवर चुराते हुए देखा था। केलेब रोवर का तार खींचकर
अलार्म को बजने से पहले ही बंद कर देता है। फिर वो बेस से निकलने के लिए एडिसन का बताया कोड डालता है, जिससे अब ये लोग निकलने के लिए तैयार थे और रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डिलन के कंधों पर थी, क्योंकि इन सब में से उसी को ड्राइविंग आती थी। ये लोग जल्दी ही माइन से बाहर निकाल जाते हैं, जहाँ ये सभी चांद की सतह को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन ये लोग रुककर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्हें समय से क्रेटर तक जाकर वापस भी आना था, क्योंकि मीटियोर शोवर के दौरान लॉकडाउन कर दिया जाता है, इसलिए इन्हें उसके पहले लौटना ही होगा। यहाँ सभी अपने बारे में कुछ न कुछ बातें बताने लगते हैं, जिस दौरान केलेब बताता है कि मुझे मेरे पिता ने बताया था कि कैसे यहाँ इंसानों को भेजा गया, और जब उनका मतलब निकल गया तो उन्होंने चांद पर माइनर्स से माइनिंग करवाने का फैसला किया और खुद सब कुछ भूलकर ओमेगा में जाकर अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे। उसकी इस बात पर एडिसन उससे बोलती है कि माइनर्स को भला क्या दिक्कत है, उन्हें बस अपनी जिंदगी में 20 साल काम करने के बाद ओमेगा जाकर अपनी जिंदगी आराम से बितानी है। जिसकी इस बात को सुनकर हम समझ सकते हैं कि एडिसन क्योंकि एक साइंटिस्ट की बेटी है तो उसे सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए डिलन यहाँ उसको सच्चाई बताता है कि अगर कोई काम करते हुए मर जाए या उसे कोई बीमारी हो जाए तो आगे क्या होता है। जिस बात को जानकर एडिसन सभी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे ये बात नहीं पता थी। अब कुछ दूर जाने पर इन्हें आगे का रास्ता बिना रोवर के तय करना होगा, जिसके लिए सभी अपने अपने स्पेस सूट्स पहन लेते हैं। इसी दौरान सभी की नजर एडिसन के सूट पर पड़ती है, जो इन सभी के सूट से काफी बेहतर था। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ सभी ग्रेविटी के वहाँ मौजूद न होने के कारण काफी ऊंचे तक कूद पा रहे थे, इसलिए वो सभी यहाँ खेलने लग जाते हैं। जिस दौरान इन्हें पृथ्वी देखने को मिलती है, जिसे देख एडिसन थोड़ा उदास हो जाती है और अकेले में बैठकर पृथ्वी पर बिताए अपने दिनों को याद करने लगती है। पर जब वो वापस आकर देखती है तो वहाँ सभी लोग एक ऑक्सीजन कंटेनर की मदद से खेल रहे थे। यहाँ ये सभी खुद को एक केबल के जरिए रोवर से बांधकर ऑक्सीजन गैस के प्रेशर की मदद से स्पेस में काफी ऊपर तक जा रहे थे। एडिसन जब ये देखती है तो उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और जब बॉर्नी यही करने की कोशिश करता है तो झटके की वजह से उसका केबल टूट जाता है और वो स्पेस की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा होता है। ये देख उसके दोस्त बाकी ऑक्सीजन कंटेनर की मदद से उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बहुत ही मुश्किल से कामयाब होते हैं, मगर इन सब में इनकी काफी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। इनके पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं थी कि ये लोग क्रेटर तक भी मुश्किल से पहुंच पाएं। सब अब बुरी तरह फंस चुके थे। तभी केलेब को याद आता है कि उसे माइकल ने बताया था कि यहाँ करीब ही एक आउटपोस्ट है, जहाँ पर शायद इन्हें ऑक्सीजन कंटेनर मिल सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर बॉर्नी का कहना था कि उसके भाई ने उसे बोला है कि उस आउटपोस्ट में भूत रहते हैं। जिसकी इस बात को सुनकर डिलन उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिन्हें मार्कस रोकता है। यहाँ केलेब दोनों से ही चिल्लाते हुए बोलता है कि हम क्या अपनी दोस्ती के बचे हुए कुछ पल इसी तरह लड़ते हुए बिताएंगे। जिसकी इस बात को सुनकर दोनों दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। फिर ये लोग जल्दी से उस आउटपोस्ट पर पहुँचते हैं, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। तभी आगे जाने पर इन्हें कुछ इंसानों की परछाई दिखाई देती है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन जब ये लोग लाइट जलाकर देखते हैं तो वहाँ असल में कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। साथ ही यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि ये एक आउटपोस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल है जिसमें इंसान चांद पर रहते, अगर परिस्थिति उनके रहने लायक होती। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऐसा ना हो सका। अब यहाँ इन्हें ऑक्सीजन कंटेनर और थोड़ा सा खाना मिल जाता है, और क्योंकि रात हो चुकी थी तो ये लोग यहीं रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। जिस दौरान डिलन एडिसन से बताता है कि मेरे पिता हमें छोड़कर भाग गए थे, जिस पर एडिसन भी सबसे बताती है कि मेरे भी माता पिता का डिवोर्स हो गया है, इसलिए मेरी माँ मेरे भाई को लेकर ओमेगा के लिए निकल गई हैं, और क्योंकि वो दोनों अब 75 सालों तक क्रायो स्लीप में रहेंगे तो मैं अपने भाई से बात भी नहीं कर पाऊंगी। अब सबके सोने के बाद हम देखते हैं कि केलेब और एडिसन अभी नहीं सोए हैं, जहां केलेब एडिसन से कहता है कि डिलन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने तब मुझे सहारा दिया जब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने मुझे उस वक्त अपने हिस्से का खाना दिया। तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जब मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा तो वो अकेला पड़ जाएगा। इसलिए एडिसन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। एडिसन उससे ये वादा कर लेती है। फिर आराम करने के बाद ये लोग रोवर तक पहुंचते हैं, लेकिन रोवर की बैटरी ही खत्म हो गई थी। इसलिए अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अब कोई रास्ता ना देखते हुए एडिसन इमरजेंसी बटन दबा देती है ताकि इन्हें मीटियोर शोवर से पहले गार्ड्स आकर बचा ले। अब जब तक वो लोग आएंगे तब तक इनके पास इतना समय था
कि ये लोग मून वॉक करते हुए उस क्रेटर तक पहुंचकर उसे देखने के बाद वापस आ जाएं। इसलिए ये लोग जल्दी से क्रेटर तक चलकर जाते हैं, जो कि सच में बहुत बड़ा था। यहाँ केलेब को उस क्रेटर के बीचों बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ कई सारे खंभे मौजूद थे। तो केलेब अपने साथियों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ सीढ़ियों से होते हुए ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन दिखती है, जिसे जैसे ही वो दबाती है वैसे ही वो पूरी जगह पृथ्वी के जैसी हो जाती है। हालांकि ये सब असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन था, फिर भी सभी को ये काफी पसंद आता है। यहाँ केलेब को एक पत्थर हटाने पर उसके नीचे अपने माता पिता की राख और माइकल की उसकी बीवी के साथ फोटो मिलती है। ऐसा करते ही सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है और ये सब देखकर केलेब समझ चुका था कि उसके पिता आखिर क्यों चाहते थे कि वो यहाँ आए। दरअसल केलेब को अपनी माँ की शक्ल भी नहीं याद थी, लेकिन अब वो जान चुका था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। केलेब उस फोटो को अपने पास रख लेता है और अपने माता पिता की अस्थियों को वहीं रहने देता है, मगर वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिस पर डिलन उससे बोलता है कि तुम इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से न जाने दो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इसीलिए अपनी जान दी ताकि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिल पाए। मतलब कि केलेब के पिता ने अपनी जान खुद ली थी, जिससे केलेब को ओमेगा भेज दिया जाए, और ये बात केलेब को छोड़कर हर कोई जानता था। डिलन आगे कहता है कि उसी ओमेगा पर जाने की राह पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, इसलिए तुम अपने पिता के इस गिफ्ट को लेने से इनकार ना करो। ये लोग जब ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ज्यादा देर तक बाहर रहने के कारण मार्कस की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। अब ये लोग जल्दी से मार्कस को लेकर रोवर तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक मीटियर शॉवर शुरू हो चुका था, जिसके बीचों बीच से होते हुए ये लोग रोवर तक मार्कस को लेकर पहुंच जाते हैं। जिस दौरान एक मीटियर से बचने के लिए एडिसन इनसे अलग होकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। एडिसन को साथ में ना देख मार्कस को बॉर्नी के साथ रोवर के अंदर छोड़कर केलेब और डिलन एडिसन को लाने जाते हैं, जो कि हेलमेट में क्रैक आने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जिस क्रैक को ठीक करने के बाद केलेब और डिलन एडिसन को लेकर वापस आने की कोशिश करते हैं। जिस बीच केलेब गिर जाता है, पर उसे एडिसन और डिलन बचा लेते हैं, जिसके बाद ये सभी किसी तरह से रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां इस मीटियर शॉवर की वजह से क्रैक हो गई होती है, और ऊपर से इनके पास कम ऑक्सीजन होने के कारण अब ये सभी कुछ समय तक ही जिंदा रह सकते थे। सभी बच्चे जल्दी ही इस सच्चाई को अपनाकर मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात की खुशी थी कि वो सभी साथ में मर रहे हैं। जिसके बाद अचानक से सभी बेहोश हो जाते हैं और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ समय आगे जाता है, और वहाँ हम केलेब को देखते हैं। वो अब तक ओमेगा पर पहुंच चुका था, मतलब कि उस घटना को अब तक 75 साल बीत चुके हैं, जिस दौरान केलेब क्रायोस्लीप में था, पर उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। इस पर नर्स केलेब को एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें उसके दोस्त अक्सर मैसेजेस भेजते रहते थे। केलेब को जानने को मिलता है कि उस दिन इन लोगों को बचा लिया गया था और उसके दोस्त अब तक अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं। जैसे कि मार्कस ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और बॉर्नी एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर है। बाकी वादे के मुताबिक एडिसन ने डिलन से शादी कर ली और साथ ही उसने माइनर्स के इस कानून के खिलाफ लड़कर इसमें बदलाव लाया। अपने दोस्तों की उम्र के साथ बदलती आवाज सुनकर केलेब काफी खुश होता है, मगर उसे इस बात का दुख भी था कि वो अपने दोस्तों के साथ जिंदगी नहीं जी पाया। फिलहाल एक परिवार यहाँ केलेब को गोद ले लेता है और जल्दी ही केलेब इस जगह के माहौल में घुल मिल जाता है। इसके बाद वो एडिसन के भाई को ढूंढकर उससे मिलने जाता है, ताकि केलेब उसे उसकी बहन के द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में बता सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।